कोलकाता की मिली व समाजी शख्सियत जनाब नासिर अहमद साहब का हज बैतुल्लाह 2024 से वापसी पर सफ़र हज के दौरान रियासत मगरबी बंगाल के हज्जाज इकराम के साथ हुई परेशानियां, मसाइल और दिक्कत को उनकी ज़ुबानी इकरा उर्दू न्यूज़ सोशल मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट पर सुनिए। आने वाले 2025 हज के दौरान सऊदी अरब में रियासत मगरबी बंगाल के हज्जाज की सहूलत फराहमी के लिए और बेहतर से बेहतर हज्जाज की खिदमत पर 11 जुलाई कोलकाता के मिली व समाजी अदारा कलकत्ता खिलाफत कमेटी के ज़ेर एहतमाम धनो धनिया हाल अलीपुर में हज कन्वेंशन का इनेकाद, जिसमें मरकज़ी हज कमेटी और रियासती हज कमेटी के अरकान से तबादला ख्याल। इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हैदर अली। आज हमारे दरमियान कलकत्ता के मिली व समाजी शख्सियत नासिर अहमद साहब मौजूद हैं। मिली व समाजी खिदमत अंजाम देते हुए बरसों से चले आ रहे हैं। उनका एक अहम रोल रहा है। जितने भी मसाइल हो, मुस्लिम मसाइल हो, अदबी मसाइल हो, वो हमेशा पेश नज़र आते हैं। इमसाल 2024 हज बैतुल्लाह के लिए वो गए थे हज करने के लिए। वहाँ हज करके वापसी में उनकी जो रवानगी के बाद वो इकरा उर्दू न्यूज़ के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि हाजियों के साथ क्या दरपेश वहाँ पे आई, क्या बात हुई, क्या परेशानी थी वहाँ हाजियों के साथ, वो शेयर करने जा रहे हैं। नासिर भाई जी, ये बताइए, आप 2024 आप हज करने गए, क्या मसाइल हुए? आज मकसद क्या आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये हज के बाद, हज बैतुल्लाह की रवानगी के बाद? देखिए, सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं और अपने आप को अल्लाह का बहुत ही मोहसिन माने कि अल्लाह ने हम पर बड़ा फैज़ किया कि ये सादत बख्शी कि हम हज कर पाएँ और हमारे साथ लाखों लाख लोग जो हैं वो हज करके वापस लौटे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने, जो फ़रीज़ा, जो इस्लाम का फ़रीज़ा है और 5 में से ये 5वां रुकन अल्लाह ताला ने ये पूरा करवाया। तो 2024 ईस्वी या 1445 हिजरी का ये हज जो है वो कई मामले में यादगार साबित होगा। एक तो ये है कि यहाँ पे जो लोग गए और वहाँ से आए हैं, ये इसके अंदर में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो पहली मर्तबा हज पर जा गए और माशाअल्लाह उन्होंने बहुत दिल खोल करके अल्लाह के इबादत की, अल्लाह से रोए, गिड़गिड़ाए। उनमें ये भी बंदा, एक आजिज़ बंदा, एक गुनहगार बंदा भी शामिल था जिसने हमेशा अपने आप को जब आईना देखता है तो उसके चेहरे के ऊपर में क्या क्या बदनुमा दाग है वो सब चीज़ देखता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है, या अल्लाह ये दाग जो है ये धुल जाए। उसी तरह से बहुत सारे हाजी भी वहाँ पे जो गए और उनका भी यही मामला था। दूसरा चीज़ ये है कि 2024 ईस्वी का ये हज जो है इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इसके अंदर में बहुत सारे हाजी, हज्जिन, बच्चे, बुज़ुर्ग शहीद हुए और उस शहादत में एक बहुत बड़ी तादाद, माने ये सऊदी प्रेस के मुताबिक हम कह रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा तजावज़ कर गया वहाँ पे शुहदा की तादाद। तो उस लिए भी, और उसकी वजह यही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, 51 डिग्री 52 डिग्री ये वहाँ पे मक्के में ये गर्मी पड़ रही थी। तो उस तरह से वो भी याद रखा जाएगा कि इतने ज़्यादा कैजुअलिटी, इतने ज़्यादा अमवात जो हुए, इतने ज़्यादा जो लोग शहीद हुए, तो ये भी एक चीज़ है और उसके अंदर में साबित कदम रहना और अल्लाह की तरफ रुजू करते रहना, ये एक बंदगी के अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, ये नासिर भाई, आपने हज बैतुल्लाह के दौरान 5-6 वजूहात पर अपने जिक्र किया है जी। क्या क्या वजूहात जो वहाँ पर तकलीफ का सामना करना पड़ा? हाँ जी, हाँ, हम ये कहेंगे आपको कि एक के हाजी होने के नाते वहाँ पे तासुरात लोगों के अलग अलग रहे।
कुछ लोग जो मेरी तरह सीधे साधे गवार आदमी, बेयार व मददगार आदमी, और बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ भी नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई फाजिल नहीं, है ना, कोई आमिल नहीं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जब अल्लाह का फैज़ देखा तो अल्लाह की तरफ रुजू हुआ और अल्लाह से दुआ मांगा कि या अल्लाह ये तेरी बख्शिश है जो हम लोगों को नसीब हुई। वहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसे भी लोग थे जो हज को एक पिकनिक की तरह मनाना चाहते थे। उनको एक अच्छा घर मिले, उनका खाना टाइम पे हो, उनको बसें उनके या गाड़ियाँ जो है वो उनके सामने में हो, कोई धक्का धुक्की नहीं हो। तो वो जो है वो दरअसल वो हज के मतलब समझते ही नहीं है। हज जो है ये असल सब्र और शुक्र का नाम है। अगर हमारे अंदर में सब्र का जज्बा नहीं है और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं तो ऐसा हज काबिल क़बूल नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है कि एक आदमी गर्द आलूद और बहुत हालत ख़राब में वो जाता है, खाने काबा का चादर पकड़ करके रोता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए और हमें ये दुनिया का नेमतें दीजिए और वो दीजिए और ये दीजिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भला उस शख्स की दुआ क्यों कर कबूल होगी जिसका ना जिस्म माने खाना पीना, जिसकी कमाई वो हराम के चीज़ों से है, जिसके अंदर में जो उसका जो ग़ज़ा गई है वो सब हराम के चीज़ों के है, और जिस पैसा से वो हज करने के लिए आया उसकी नीयत बिज़नेस करने की थी, तो ऐसा आदमी को हज से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ दूसरे जो तबका है जो जिसकी भी बड़ी तादाद है वो दरअसल वो शिकवा शिकायती में रह गया। वो और ये अगर हम शिकवा शिकायत की बात करें तो शिकवा किससे कर रहा है? वो मुअल्लिम की शिकवा के नाम पे या टूर ऑपरेटर्स के शिकवा के नाम पे या सऊदी गवर्नमेंट के शिकवा के नाम पे वो अल्लाह से शिकवा कर रहा है कि तूने हमें ऐसा नहीं किया। और फिर जब वो यहाँ पे वापस आता है, अपने घर पहुँचता है, तो वो एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देता है कि बाप रे बाप, हज जो है ये आम आदमियों के करने की चीज़ नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप हज के मुतालिक कि अगर तुम साहिब हैसियत हो और फिर भी तुम हज नहीं किए तो बेशक तुम जब मरोगे तो या यहूदी बन के मरोगे या नसरानी बन के मरोगे। तो हज की अफादियत हम लोगों को दिमाग में बिल्कुल रहनी चाहिए। अच्छा, रियासती हज कमेटी और मरकज़ी हज कमेटी का रोल क्या रहता है हाजियों के साथ वहाँ पे? जी, जो हिंदुस्तान से जाते हैं। ये अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, चाहे वो रियासती हज कमेटी हो, इसका बाउंड्री वॉल जो है वो अपने जब तक के हदूद हिंदुस्तान अपने मुल्क के हदूद तक है तो उसका ख़्याल रखना ये स्टेट गवर्नमेंट का भी है काम और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का असल में होना तो चाहिए कि हज कमेटी वहाँ पे हो और हज के मिनिस्ट्री ये बाकायदा पूरी बात को समझे, लेकिन ये दे देते हैं माइनॉरिटीज़ को जिनके और भी बहुत सारे काम हैं, वो काम वो ढंग से करते नहीं। इसके अंदर में जो इन लोगों का काम है वो ये है कि हाजी जो जा रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो, वहाँ पे उनकी रिहाइश का मुकम्मल इंतज़ाम हो, उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो, वो अगर बीमार पड़ें तो ऐसा इंतज़ाम हो कि उनको डिस्पेंसरी ले जाया जा सके, या अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो एम्बुलेंस बुला करके उनका ये करें। उनके हर घड़ी को वो देखने के लिए लोग ये करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे वॉलंटियर भेजे जाते हैं जो उनके अखराजात को पूरा करते हैं, गवर्नमेंट का पैसा देते हैं, आवाम का पैसा देते हैं, और उनको इसलिए तैयार किया जाता है कि ये वॉलंटियर का काम करेंगे और जा कर के लोगों की खिदमत करेंगे, हाजियों की खिदमत करेंगे। लेकिन ये हजरात
चूँकि नाबलद रहते हैं और सिलेक्शन में इनका वो ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि कोई पार्टी का काम कर रहा है, कोई कहीं का काम कर रहा है, उन लोगों को भेज दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि वो पूरी तौर से खिदमत जो होना चाहिए हाजियों का वो नहीं कर पाते हैं। आपका कहने का मकसद है कि जो यहाँ जो वॉलंटियर जाते हैं, या चाहे वो रियासती हज कमेटी हो या मरकज़ी हज कमेटी हो, वो कायदा कानून नहीं जानते हैं हज का वहाँ पे किस तरीके से करना है। बिल्कुल सही है, आपने सही कहा कि वो कायदा कानून नहीं जानते हैं, और जो इमरजेंसी का मामला हो उसके अंदर में किस तरह से उसको डल्ज किया जाए, उसको किस तरह। आप जो वॉलंटियर हैं तो जाहिर बात है कि खिदमत के गर्ज से जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट के खर्च पे जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी दोहरी जिम्मेदारी है कि आपको पूरी तौर से हाजियों की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बतलाएं कि हाजियों के ठहरने के लिए जो फ्लैट या रूम सबका जो सिलेक्शन होता है वो यहाँ से चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये यहाँ से वॉलंटियर वो भी जाते हैं और जा कर के देख के आते हैं, लेकिन इसके अंदर में बहुत नौछे होता है और बहुत सारा ये से क्या मुराद है? 9-6 से मुराद ये है कि अगर वहाँ पे जितने पैसे का उनको अगर यहाँ से सैंक्शन 12,000 रुपये का ये रूम का एक रूम का, जिसमें 3 हाजी 2 हाजी या 4 हाजी रहते हैं, अब मिसाल के तौर पे बोल रहे हैं, रुपया तो खैर आगे पीछे, अब वो 9,000 10,000 रुपया जो है वो यहाँ से वो चार्ज ले लेते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के वो बुक करते हैं, वो बहुत ही घटिया जो रिहायशी जगह होती है जो 6,000 और 7,000 खर्चा दे करके उन लोग हासिल करते हैं और उसी में हाजियों को ठूस देते हैं। और दूसरा ये कि जो प्राइवेट से भी जो जाते हैं ये बोल करके तो ले जाते हैं कि साहब 4 स्टार होटल में ले जा रहे हैं आपको और आपका बहुत शानदार इंतज़ाम होगा और A ग्रेड का इंतज़ाम होगा, लेकिन सच पूछिए तो वहाँ पे भी 2 बेडरूम जो है उसमें 2 और मज़ीद बेड लगा करके वो 4 लोगों के रहने का इंतज़ाम कर देते हैं। ना लेग स्पेस होता है, 4 स्टार सिर्फ नाम का रहता है, ना लेग स्पेस होता है, ना चलने आने का ये होता है, ना उसके अंदर में टॉयलेट का और वॉशरूम का सही माकूल इंतज़ाम रहता है। तो ये सब जो है मारपेच, हम वही कह रहे हैं कि ये मारपेच सरकारी तौर से भी होता है, गैर सरकारी तौर से भी होता है, और इसके अंदर में हाजियों को बहुत परेशानी होती है। ऐसे मामले में मरकज़ी हज कमेटी या फिर सियासी हज कमेटी से क्या कहना चाहेंगे आप, इसको कैसे? हम यही कहेंगे कि इसके लिए बाकायदा एजेंसी मुकर्रर हो। जब आपको इतना रेवेन्यू मिल रहा है, हाजी जो भेजा जा रहा है, हाजी अपना पैसा खर्च करके जा रहा है, आज जो 5,500 रुपया सरकारी तौर से जो दिया जा रहा है, पहले 1.5 से 2 लाख रुपया जो है उसके एक हाजी के अंदर में लगता था। हम 1981 की बात कर रहे हैं, फिर 83 की बात कर रहे हैं, फिर 85 की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर में भी तकरीबन 3500 रियाल आपको वापस दे दिया जाता था कि आप खाना वगैरह खाइएगा। अब तो यहाँ 1.5-2 लाख का तो मामला ही नहीं है, आप 5.5 लाख का है, और फिर आपको कोई पैसा वापस नहीं दिया जाता कि आपको खाने का इंतज़ाम करना होगा, खाने का आपका इंतज़ाम हो जाएगा। हाजी को अपने पैसे से, अपने पॉकेट के पैसे से वो अपना खाना, अपना ये सब का इंतज़ाम, जो खाने पीने का और चाय का, वो सब इंतज़ाम अपने पॉकेट से ही करना पड़ता है। यानी सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार पूरा पैसा ले लेती है, जगह देती है जो हाजियों के पसंद के मुताबिक नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो सरकारी जो अमला रहता है, ये अब सऊदी गवर्नमेंट में लोगों की कसरत की वजह से मक्के में अब जगह नहीं मिलती है, तो इन लोग अजीज़िया में ले जा कर के छोड़ते हैं, जो तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर हरम से दूर है। और वहाँ पे जब हज का मौका रहता है, हज के बल्कि 3-4 दिन पहले से लेकर 3-4 दिन बाद तक
तकरीबन 8 से 10 दिन वहाँ हरम में आ करके नमाज अदा करना 4-5 किलोमीटर तय करके पाँचों वक्त का, ये नामुमकिन है। इसलिए हाजी फिर वहीं पे मजबूर हो जाते हैं कि हम अजीज़िया में ही नमाज अदा कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ को देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए। हालांकि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो फ्री बस सर्विस रखती है, लेकिन वो बस सर्विस 8-10 दिन के लिए बंद हो जाता है, चूँकि इतनी भीड़ होती है मक्के में कि वहाँ पे बस और अलाउड नहीं होता है। तो हाजी के पास में और कोई सूरत नहीं है जो सरकारी तौर से जाते हैं सिवाय इसके कि वहीं पे रह करके और वहीं पे नमाज़ पढ़ें, वहीं पे अजीज़िया में नमाज़ पढ़ें। अरब हुकूमत की कोई नेग्लिजेंसी है वहाँ पे? अरब हुकूमत, देखिए, अरबी नेग्लिजेंसी तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि अरब गवर्नमेंट ने हर तरह की सहूलत फराहम करने की पूरी कोशिश की है। अब इतनी गर्मी जहाँ 51 और 52 डिग्री टेम्परेचर है, लोग जा रहे हैं तो बार बार अनाउंस किया जाता है कि आप छाता लेकर के जाइए, काला चश्मा पहन करके जाइए। और ये कि आप जब वो जाते हैं तो गर्मी का तो ये पोजीशन रहता है कि आदमी सर से लेकर पैर तक पसीने से शराबोर रहता है, लेकिन हज़ारों के तादाद में सिक्योरिटी वाले सब वो स्प्रेयर लिए हुए रहते हैं जिससे पानी से वो नहलाते रहते हैं लोगों को। और गर्मी इतनी कि 2-3 मिनट के अंदर में ही वो पानी सूख जाता है। अरब हुकूमत के तरफ से कोई कोताही नहीं है? हम नहीं समझते हैं कि कोताही, देखिए कोताही हाँ है, कोताही ये है कि आपको समझ बूझ का वो उसके अंदर में ये है, हमारी ज़ुबान कुछ है, उनकी ज़ुबान कुछ है, तो इसमें ये होती है। इसके अंदर में भी हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो अरबी की बोल चाल की ज़ुबान है, जो एक नेसेसिटी है, वो कम से कम हाजियों को जो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी बात जो है वो होता है कि ये कागज़ यहाँ दीजिएगा, वो कागज़ वहाँ मिलेगा, ये हलाल तरीक़ा है, ये हराम तरीक़ा है, लेकिन जो अखलाक़ियात हैं, जो आदाब हैं, उसके बारे में कोई निशानदेही नहीं होती है। तो ये कि बोल चाल की ज़ुबान अगर हम अरबी का अगर हम ये करेंगे तो वहाँ फॉलो कर सकेंगे। और जो असल मसला ये होता है कि जो मिलिट्री वाले और पुलिस वाले और वहाँ के मुकीम हैं, अगर वो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं या इस एरिया के हैं, तो वो हमारी बात समझ लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते जो सऊदी सिटीज़न हैं या मिस्री हैं या बाहर से लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पे वो ज़ुबान को हमको अगर समझना, कम से कम अंग्रेज़ी तो ज़रूर होना चाहिए। अंग्रेज़ी ज़ुबान का आदमी को इतना मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर में अपनी बात कह सके। फिर मकामी ज़ुबान भी अगर हम समझ लें तो इससे बहुत अच्छा। जो वॉलंटियर यहाँ से जाते हैं वो अरबी ज़ुबान नहीं जानते? वॉलंटियर में कुछ अरबी ज़ुबान जानते हैं, वॉलंटियर के अंदर में जो वॉलंटरीली सर्विस देते हैं वो देना नहीं चाहते हैं, उनको कुछ मालूमात भी नहीं है डिस्पेंसरी के बारे में। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उन्हें मालूम नहीं कि किसको लेके कहाँ जाना है। अगर उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो भी एम्बुलेंस का फराहम नहीं करते हैं। खाने का हम आपको बतला रहे हैं कि मौल्लिम के जो खाने का हाजियों का ये करते हैं, उसके अंदर में अब जैसे अगर ईस्टर्न जोन हम यहाँ पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो एक कल्चर है, यहाँ पे बावर्ची अगर हम ला करके मिस्री और लंदन के बावर्ची देंगे तो वो तो न नमक खाते हैं ना मसाला नमक डालते हैं ना मसाला डालते हैं। नतीजा ये होता है कि सूखी सब्ज़ी हो या गोश्त हो वो हम लोगों के हलक से नीचे उतरते ही नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर में कोई मसाला नहीं, कोई नमक नहीं। और वहाँ पे खाने का भी जो मुसीबत है वो ज़्यादातर मुअल्लिम के बेवकूफ़ी में ये होता है कि चूँकि जब आपका शेफ़ ही नहीं है, शेफ़ आपका दूसरे मुल्क का है या आपकी ज़ुबान को नहीं समझ रहा है, तो उसमें गलती हुकूमत की, सऊदी हुकूमत की नहीं है। अब वहाँ पे वो देते हैं
बन दे देंगे, केक दे देंगे, समोली दे देंगे, आपको लस्सी दे देंगे, लस्सी माने नमकीन लस्सी वो दे देंगे, पानी दे देंगे, आपको फल दे देंगे, है ना। लेकिन जो शोरवा और ये और भात और दाल और ये सब जो खाना चाहते हैं वहाँ वो चीज़ नहीं मिलती है। नतीजा ये है कि ये जोन जो है ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। और बिल्कुल यही चीज़ उल्टी दूसरे तरफ में होती है। अगर वहाँ यूरोपियन कंट्री के हाजी अगर गए हैं और उनके पास में अगर हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बावर्ची अगर चले गए तो उनसे भी खाया नहीं जाता, क्योंकि मसाला और नमक वो कभी ये करते नहीं हैं। तो ये सब तो लैक ऑफ ये है। तो अब ये सारी इतनी परेशानियां आपने वहाँ देखी है, जी मुतासिर हुए हैं जी, इनको यहाँ के रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जी या फिर मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन से क्या कहेंगे आप, कैसे दुरुस्त किया जाए आने वाले मुस्तकबिल में सारी दुश्वारियों को? जी, हम लोगों ने मिना में, जिसमें उलमा कराम भी थे, आइमा मसाजिद भी बहुत सारे गए थे, अवामुन नास भी थे, हम जैसे बेपढ़े लिखा आदमी भी था और कारोबारी भी थे। तो हम लोगों ने ये किया कि ये जो जिस हिसाब का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो लोगों को हर तरह से ये किया जा रहा है, ये अगर इसी तरह से दराज होता गया तो आइंदा आने वाले वक्त में लोग हज करने में आने से डरेंगे, बोलेंगे नहीं भाई हमको यहाँ नहीं जाना, हम यूरोप चले जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, कि वहाँ पे इतनी ज़हमत नहीं होती है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर साहब इस्तिताअत आदमी और जिसको और कोई परेशानी नहीं है, उसके पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है, और वो बग़ैर हज किए हुए मर जाता है तो उसकी मौत जो है या नसरानी होकर के मरे या यहूदी होकर के मरे। तो इतनी ज़बरदस्त वईद मिल होने के बाद अगर हम हज के ऊपर में, हज के मामले को अगर सही नहीं कर पाएंगे और हज के बारे में लोगों को उसकी इफादियत नहीं बयान करेंगे तो हम एक बहुत बड़े बेईमानी का काम कर रहे हैं। इसी के तहत कलकत्ता खिलाफत कमेटी, जो तकरीबन 105 साल पुराना इदारा है, और इसके अंदर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पास्ट प्रेसिडेंट में से थे, उसके बाद जो है मुल्ला जान मोहम्मद, उसके बाद एक सीरीज़ है तमाम नामों का, और ये बहुत ही मुखलिस तरीक़े से ये किए हैं। और यहाँ पे आने वाले गांधी जी से लेकर के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, पंडित नेहरू से लेकर के, और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए। और गांधी जी ने जब ये इंग्रेज़ भगाओ का नारा दिया था तो सबसे पहले खिलाफत ने उनके कौल के ऊपर में लब्बैक कहा था। तो ये सारे कलकत्ता खिलाफत कमेटी जो है, ऐसे तो 4 जगह कायम हुआ, लेकिन कलकत्ता खिलाफत कमेटी बहुत ही फ़ाल है। और अभी हमारे सदर जो हैं वो जावेद अहमद ख़ान, जो वज़ीर भी हैं, यहाँ के बंगाल गवर्नमेंट में वज़ारत भी संभाले हुए हैं। तो इनके निगरानी में बहुत सारा काम, जो फलाही काम है, जो आवामी काम है, इसके अंदर में हाथ बढ़ा करके काम कर रहे हैं, और हम लोग सब उसके लिए जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये काम जो है इसकी तस्हीह होनी चाहिए। लोगों को बुलाएं, जितने हाजी हैं वो आएँ, जो उनके लवाहिकीन हैं, जो उनके दोस्त अहबाब हैं, वो उनको बुलाया जाए, तो और उनके सामने में हज की इफादियत बयान की जाए, और ये बताया जाए कि हज पिकनिक नहीं है, बल्कि ये बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त और सब्र और शुक्र का मामला है। वो अगर हम करेंगे तब तो हज मुकम्मल होगा, और अगर वो नहीं करेंगे बल्कि अपने आप को ये समझें कि हम पिकनिक में आए हुए हैं और हर चीज़ हमारे लिए फ़राहम हो जाए, तो ये चीज़ जो है वो सही नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो उस सिलसिले में 11 जुलाई को यहाँ पे कलकत्ता खिलाफत कमेटी के तरफ से एक ज़बरदस्त
गेट टुगेदर या कन्वेंशन होगा, जिसके अंदर में जो हाजी साहिबान जो अभी गए हैं वो आएंगे, उनके लवाहिकीन जो दुश्वारियाँ जी, एक तो वो ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप जो है वो हज कमेटी के चेयरमैन, CEO इन लोग रहेंगे, ताकि वो भी सुने, हुकूमत सुने कि हमारी क्या ग्रीवेंसेस, हमारी क्या मुश्किलात हैं और उसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। उसके बाद टूर ऑपरेटर्स का मामला ये है कि यहाँ से बोल करके तो हरा ख्वाब दिखा करके वो ले जाते हैं कि आपको A ग्रेड में रखा जाएगा और ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि कुछ भी नहीं होता है। पैसे का ये मामला है कि जहाँ सरकारी तौर से 5.5 लाख रुपया लिया जाता है, वहाँ टूर ऑपरेटर्स जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो 11.5 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 9 लाख इस तरह से पैसा लेते हैं। हम खुद 11.5 लाख रुपया दे करके जा चुके हैं, प्राइवेट से गए। नहीं, सरकारी जो जाते हैं तो आप क्या ऐसा मान रहे हैं कि वहाँ भी घपला होता है? हाँ, बिल्कुल घपला होता है। 5.5 लाख रुपया जो है वो जो लेती है हुकूमत और ठहराती है वहाँ, उतना देर में हम लोग तो करती कुछ है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी जो है वो पेश आती रहती है। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा वही हम कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग होगी 11 जुलाई को, इसके अंदर में हुक्काम के भी लोग रहेंगे, मिनिस्टर्स रहेंगे, फोटोग्राफ दोनों रहेंगे। और इसके अंदर में ये बात होगी कि ये मामला को आप कैसे क्लियर कीजिएगा। आपको याद होगा कि जब के रहमान ख़ान साहब जब सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उनके साथ हम लोग यहाँ पे बहुत मीटिंग किए और बहुत सारी चीज़ें, उस वक्त में जहाज़ का प्रॉब्लम था, अब तो जहाज़ का प्रॉब्लम नहीं है, एमिरेट्स से जाते हैं या सरकारी तौर से भी अच्छे हवाई जहाज़ से जाते हैं एयर इंडिया का। लेकिन उस वक्त में ये बात थी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ख़ुद अपना जहाज़ ख़रीद करके, जैसे इंडोनेशिया में होता है, और उसको किराए के ऊपर में कम कीमत के ऊपर में हाजियों को यहाँ ले जाएंगे। तो अभी ज़रूरत है कि इस तरह का हमदर्द आदमी, अब चूँकि ये हमारा इंडिया फ्रंट अभी जागा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल हुआ है, नहीं तो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो फासिज़म और इन लोग फ़िरका परस्त पार्टियों के हाथ में था, जो हम हमारी तकलीफ़ों को नहीं समझते थे। वो कभी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो कभी ये कर रहे हैं, कभी हम बुलडोज़र चलवा दे रहे हैं हमारे इसमें, तो वो नहीं समझते थे। लेकिन अभी हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया फ्रंट जो आएगा तो इंशाल्लाह वो बातें जो पहले होती थी, ये हाँ, वो इंशाल्लाह आए, वो नहीं रहेगी और डिक्टेटरशिप वाली नहीं रहेगी, और लोग कम से कम हमारी तकलीफ़ को सुनेंगे और उसका अजाला की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ के हज कमेटी के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन तो पहले थे नदीमुल हक, और अभी बनाए गए हैं, वो क्या नाम है भाई उनका, अच्छा नदीमुल हक के बाद अभी बनाए गए हैं। जी जी, तो उन लोगों से रब्ता हुई आपकी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल रब्ता हो रहा है। और ये कि उन्होंने कहा कि आप मीटिंग बुलाइए, उसके अंदर में हम लोगों को भी जो दुश्वारी पेश आ रही है वो उसको बतलाएंगे। और ये अगर मेकनिज़म ऐसा बन जाए कि जो वॉलंटियर सब जो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जो भेजे जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसलिए कि उनको मालूम होना चाहिए कि हम हाजी की मदद के लिए, कि खिदमत के लिए जो जा रहे हैं, तो वो खिदमत है क्या चीज़। वो अगर अपने कमरे में जा कर के सोए रहें और बाकी हाजियों के कोई खिदमत ना करें, और वो भी गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर में वो यहाँ से जाना आना, खाना पीना, रहना, सब चीज़ ये करें, तो ये बेईमानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी नासिर भाई, इकरा न्यूज़ के साथ जुड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये कि हम ये कहेंगे कि ये चीज़ को आप अवाम उन्नास तक ले जाइए हम लोग, और 11 तारीख़ को ज़रूर आइए, कि 11 तारीख़ को अवाम, अच्छा एक तासुर हम आपको ये दें कि कुछ लोगों का ये तासुर है कि कोई काम नहीं करता है, टूर ऑपरेटर्स वाले जाली हैं,
वो पैसा खाते हैं। जो मुअल्लिम है ये बहुत बेहुदा है, हमारी कोई बात नहीं सुनता है। सऊदी गवर्नमेंट वाले चूँकि ज़ुबान का मामला है इसलिए उनसे भी नाराज़ रहते हैं, तो वो सब चीज़ की तस्हीह होनी चाहिए। ये उलमा कराम करेंगे, और उलमा कराम को क्या भी एक अच्छी खासी तादाद वहाँ पे रहेगी, और हर ज़ुबान और हर मकतबे फ़िक्र के उलमा इंशाअल्लाह 11 तारीख को मौजूद रहेंगे। मकसद है कि जो यहाँ से जो मैनेजर जा रहे हैं जी, वो उलमा दिन के कायदीन में जो है वो ट्रेनिंग करके जाएंगे। हाँ जी हाँ बिल्कुल, इसलिए कि आप तो आपका एक पैसा नहीं लग रहा है, जाने आने का खर्च हुकूमत दे रही है, आपके रहने का, आपके खाने का सारा खर्च जो है ये दे रही है। क्यों दे रही है? कि आप खिदमत करें हाजियों की। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसके माने पर्पसलेस है, बेकार है।